अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों की एक कंडीशन को, जिसको हम ऑटिज़म कहते हैं। ऑटिज़म बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसको हम बिहेवियरल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। कोई बीमारी, इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ नहीं है कि जरासीम के लगने से हो। ये बेसिकली बच्चे की नफ्सियात, बच्चे का बर्ताव और उसका एक डिसऑर्डर है। तो वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑटिज़म को हम की क्या इलामात हैं, इसकी वजह क्या होती है, और इसमें हम टेस्ट क्या कराते हैं, इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं, और फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है, और कौन सा डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इसको देखता है। तो ऑटिज़म, जिससे पहले मैंने बताया कि एक डेवलपमेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ये नफ्सियात का मसला है, ये बर्ताव का मसला है, उसी के इश्यूज़ इसके अंदर आते हैं। इसकी वजह अभी तक तो कोई ख़ास पता नहीं चली कि कोई ख़ास एक वजह हो जिसकी वजह से मसला हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको प्रिडिक्ट करती हैं, या जो कुछ चीज़ें हैं जो जिस बच्चे के अंदर ये पाई जाए तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ऑटिज़म का मसला हो। लाइक अगर बच्चे के पेरेंट्स बड़ी एज के हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ऑटिज़म हो जाए। अगर उनके सिबलिंग्स, मतलब उसके बहन या भाई को ये मसला है, अगर उनके अंदर ख़ास कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम है या फिर फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम है, तो उन बच्चों के अंदर ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑटिज़म बेसिकली एक बर्ताव या आपके बिहेवियर या आपके कम्युनिकेशन का मसला है। तो इसकी इलामात क्या हैं, तो इसकी इलामात मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहली चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। कम्युनिकेशन मीन रवाबित। तो कम्युनिकेशन आपको पता है दो टाइप की होती है। एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो हम बातें करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं या मेरे जो गेस्चर्स आ रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाती हैं। तो इसमें बच्चे की वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन उसकी लैग करती हैं, पीछे होती हैं और इफेक्ट होती हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि बच्चा किस उम्र पे कितना कम्युनिकेट करता है। नॉर्मली 3 मंथ्स का बच्चा जो है वो कोइंग करता है, मतलब वो नॉर्मल मुंह से कोई ना कोई आवाज़ें, ऊ की आवाज़ें निकालता है। 6 मंथ्स पे वो मोनोसिलेबल बैबलिंग करता है, मतलब वो ला बोलेगा, बा बोलेगा, ता बोलेगा, दा बोलेगा, ऐसी ला ता मा बा, कोई ऐसा वर्ड बोलेगा। 9 या 8 मंथ पे जाके वो बाई सिलेबल बैबलिंग करता है, मतलब 2 लफ्ज़ मिला लेगा, बाबा, मामा, दादा, ला ला, ताता, ऐसे करके मिला के बोलेगा। 1 ईयर पे जाके वो एक रियल वर्ड बोलेगा। रियल वर्ड का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ को देख के उसने किसी चीज़ का नाम रख लिया है, जैसे कि मामा को मामा बोल रहा है, या बाबा को बाबा बोल रहा है, या पानी को मानी बोल रहा है, या रोटी को कुछ लफ्ज़ बोल रहा है। तो उसने किसी चीज़ का नाम रख लिया, चाहे वो सीधा नाम, उल्टा नाम है, लेकिन एक चीज़ को उसने स्पेसिफिक नाम दे दिया है, तो 1 ईयर पे आता है। 2 ईयर्स पे वो 2 वर्ड मिला के बोलता है, उसकी वोकैबुलरी को 50 वर्ड्स तक हो जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी, अगर बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो वो एक चीज़ हो सकती है कि बच्चे को ऑटिज़म का मसला हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें, हम बाकी चीज़ें भी आप देखेंगे, उन सबको मिला के ही हम एक चीज़ एट द एंड निकालते हैं। जहाँ तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बात है, तो उसमें बच्चे के जो है एक्सप्रेशंस, मतलब बच्चे का जो खुशी गमी का जो तासुर है, नागवारी का तासुर है, किसी चीज़ को खुश होने का तासुर है, तो वो बच्चे में नहीं पाया जाता। वो बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, मतलब जब उससे बुलाया जाता है या उसको आपकी तरफ देखता नहीं है, वो इग्नोर करता है। वो चौथी या 5वीं दफ़ा बुलाने पे आपकी तरफ आएगा, आपको बोलेगा। वो बच्चा जो है वो कोई खुशी गमी नहीं करता, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। वो बच्चा कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता, मतलब कोई चीज़ को अच्छी लगती है तो वो उसकी तरफ पॉइंट नहीं करेगा। अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में लेता भी है तो उसको आपके साथ शेयर नहीं करेगा। आप किस चीज़ को उसकी तरफ कहेंगे कि उस तरफ देखो, तो वो उसको भी नहीं फॉलो करेगा। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे की लैग करती है। ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो रेपिटेशन पाई जाती है, कि रेपिटेशन का एलिमेंट पाया जाता है, कि वो एक चीज़ को बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ के गिर्द घूमते हैं तो उसको घूमते ही रहेंगे। अगर वो हाथ फ्लैप कर रहे हैं तो फिर फ्लैप करते रहेंगे। अगर सर वो मार रहे हैं तो फिर वो सर मारते ही रहेंगे। एक चीज़ को बार बार करते हैं। इन बच्चों के इंटरेस्ट जो है फिक्स होते हैं, मतलब एक ही चीज़ को वो बार बार पसंद करते हैं। वो फिक्स रूटीन रखते हैं। कोई रूटीन या इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब उनको कोई ख़ास टॉय पसंद होता है, ख़ास मील पसंद होता है, कोई ख़ास जो है वो उनको कोई ख़ास एक्टिविटी पसंद होती है, तो उसी में लगे रहते हैं। ख़ास पोएम पसंद होती है तो उसी को करते हैं। ऐसे बच्चे हाइपो सेंसिटिव हो सकते हैं या फिर हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं। अब हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? तो हाइपो सेंसिटिविटी का मतलब है कि उनकी सेंसेशंस कम होती हैं। तो सेंसेशन कम है तो फिर वो उनको जो है वो लाउड म्यूज़िक पसंद होता है। वो परफ्यूम मुंह में मारते रहेंगे, स्मेल करने के लिए हर चीज़ को सूंघते रहेंगे। अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो वो सेंसेशन अपनी कम करना चाहेंगे, तो वो नाक बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, या कानों के ऊपर हाथ रख लेंगे। तो इनको हाइपो सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी का मसला होता है। ये बच्चे लॉस ऑफ एम्पैथी होते हैं, कि मतलब इनको किसी बच्चे में, कोई बच्चा साथ साथ रो रहा है तो इनको एम्पैथी नहीं होती उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इसकी ऑटिज़म की इलामात है। इसमें एक या दो चीज़ से ऑटिज़म नहीं बनता। इन सारों को मिला के हम देखते हैं बच्चों को कि ऑटिज़म है कि नहीं। इसकी तशख़ीस 2 साल के बाद की जा सकती है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक तो रिकमेंड करती है कि आप बच्चों को 18 महीने और 24 महीने के ऊपर हर बच्चे को जो है एवेल्यूएट करें, और ऑटिज़म रेट का जो एक क्वेश्चनर होता है वो हर पेरेंट्स के साथ फिल करवाएं। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ वेल चल विजिट नहीं होते तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। बहरहाल इसको हम 18 महीने 2 साल के बाद किसी बच्चे के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं।
तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, तो उसमें क्योंकि मैंने बताया कि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, तो उसमें टेस्ट ज़्यादातर आपके जो है क्वेश्चनर होते हैं और बच्चे की ऑब्जर्वेशन होती है। इसको हम कार्स कहते हैं, जो है कि चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल। इसमें हम एक क्वेश्चनर होता है, उसके डिफरेंट हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चे में कितने पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को उसको लेबल करते हैं कि उसको ऑटिज़म है कि नहीं है। कुछ हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जैसे लेड पॉइजनिंग है तो उसमें भी बच्चे की चीज़ें डिले होती हैं। इस तरह बच्चे के हम हेयरिंग टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि बच्चा अगर डेफ होगा तो फिर उसमें डम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चा अब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, उसकी कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी, तो वो उसको सस्पेशन ऑटिज़म में आ जाता है, तो उसकी हेयरिंग टेस्ट हम ज़रूर करवाते हैं। और इस बच्चे को डील कौन करता है, तो इनिशियली स्क्रीनिंग तो पीडियाट्रिशियन कर लेता है, लेकिन जब उसको स्क्रीनिंग में उसे लगेगा कि बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा है तो फिर वो बच्चा रेफर करता है टू द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन अपनी टीम के साथ मिलकर इसका डायग्नोसिस बनाता है और फिर आगे लेके इसको चलता है। तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो है वो इस केस को आगे डील करता है, जो स्क्रीनिंग का काम है वो पीडियाट्रिशियन का काम है। इसमें इलाज कैसे होता है, तो इलाज के दो पार्ट है, एक मेडिकल पार्ट है और एक जो है बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है। मेन पेशेंट इसका जो है वो बिहेवियरल थेरेपीज हैं। जब मेडिकल पार्ट है तो मेडिकल पार्ट में आप जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक बच्चे को अगर नींद नहीं आ रही तो हम उसके लिए मेलाटोनिन जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं वो देते हैं। अगर बच्चे का मूड ख़राब है, उसको डिप्रेशन है या उसके एंग्जाइटी है, तो उसके हम जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स यानी SSRI देते हैं। इस तरह कुछ बच्चों के अंदर बड़ा एग्रेशन पाया जाता है, वो सेल्फ बाइटिंग करते हैं, दूसरे बच्चों से लड़ते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। जहाँ तक बच्चे की स्किल्स हैं कि बच्चा अगर नहीं बोल रहा, बच्चा कोई किसी फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चा अपने एज के लास्ट स्किल नहीं अचीव कर रहा, तो उसके लिए थेरेपीज़ होती हैं। इनको हम कलेक्टिवली CBT कहते हैं, इसको कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती हैं। और इसका प्रोग्नोसिस क्या है, तो प्रोग्नोसिस इसका गार्डेड है, लेकिन जितना आप जल्दी बच्चे को इसको डायग्नोस कर लेंगे तो उतना प्रोग्नोसिस का अच्छा होता है। बच्चा स्किल्स अचीव कर लेता है और बच्चा बेहतर हो जाता है, बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। पॉजिटिव जो रे ऑफ होप है वो ये है कि ऐसे बच्चों के अंदर जो है जो न्यूमेरिकल इनकी मेमोरी है बहुत अच्छी होती है। ये बच्चे साइंस, आर्ट और म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ें इनकी जो है वो आम बच्चों से अच्छी भी होती हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है जो ये डिज़ीज़ है, जो ये ऑटिज़म है, ये कोई बीमारी तो है नहीं, पहले जैसे मैं 2 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो ये कोई ऐसी पिल या मेडिसिन ऐसी नहीं जिससे ख़त्म हो जाए। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसकी थेरेपीज चलती रहेंगी और ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। थेरेपी से बेहतर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल आपके चलते रहेंगे। दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।